हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आपको बताने वाले हैं लेक्चर नंबर 19 के बारे में। और वह टॉपिक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यह देखा जाए तो बोर्ड के दृष्टिकोण से आपको 5 नंबर में डेरिवेशन पूछेगा। भाई साहब आपको बोर्ड में केवल थ्योरी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड में नहीं के बराबर पूछेगा, 1-2 न्यूमेरिकल्स पूछेगा। बट वही बात अगर कंपटीशन में देखा जाए तो जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाता है। कंपटीशन में झाड़ के आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स पूछेगा, थ्योरी 1-2 पूछेगा गिन गुद के। तो चलिए हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। इधर बोर्ड का थ्योरी भी क्लियर करते हैं और कंपटीशन का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों आप इधर उधर देखना छोड़ दो और बोर्ड पर कंसंट्रेट हो जाओ और प्यारा सा टॉपिक का नाम दो। कौन सा? DFP का नाम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए हेडिंग देते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, है ना। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का बच्चों पूरा नाम होता है, DFP का पूरा नाम होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में आप पढ़े होंगे हिमांक का अवनमन। हिंदी को छोड़िए और इधर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाइए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते डेल्टा TF से। ये आपसे बोर्ड में बार बार क्या पूछ रहा है कि डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, या व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से आप क्या जानते हैं उनको लिखे। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो चलिए पहले बात करते हैं, हम थ्योरी का बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सोल्यूशन लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन जो बनाए उस सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं। किसको मिलाते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब कोई बच्चे बता सकते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ। अब जब हम इसमें ग्लूकोज को, सुक्रोज को, यूरिया को सोल्यूशन में मिलाएंगे तो 2 पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा और साथ में वेपर प्रेशर भी घटेगा। क्या लिख देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। क्या लिखिएगा बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। जब सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तब फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा और साथ में वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज, भी घटेगा। कोई दिक्कत? इतना बात आपको ध्यान देना है कि जब सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, साथ में वेपर प्रेशर भी घटेगा। इन सभी बात को एक हम डायग्राम से, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देखिए जो आपके NCERT में ग्राफ दिया हुआ, तो चलिए ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है बच्चों? ये ग्राफ जो दिया हुआ है वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में दिया हुआ है। किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। इधर आप दिमाग लाएगा, बड़ा सुंदर टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक। ठीक, वेपर प्रेशर लिख दिया, वेपर प्रेशर। पहले तो आपको एक्सिस का ज्ञान जरूर होगा। ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस। Y एक्सिस में वेपर प्रेशर और X एक्सिस में टेम्परेचर। ओके ठीक। अब आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है या नहीं तो 1 बार होता है। ये प्रेशर ना तो आपसे घटेगा ना ही प्रेशर ये बढ़ेगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, वह ग्राफ जो बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा। तो लो हम कांस्टेंट का ग्राफ बना देंगे। ओके, अब ये कांस्टेंट का ग्राफ कितने एटीएम पे है? या 1 atm पे है। ध्यान दीजिएगा कितने एटीएम पे है? 1 atm पे या 1 बार पे है। इसमें यूज करते हैं प्योर सॉल्वेंट के बारे में। ये ग्राफ हम जो बना रहे हैं वह किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। ये ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट का। मेरे प्यारे दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, प्योर सॉल्वेंट किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में। ठीक, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है बच्चों TF नोट। मतलब इस पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस पॉइंट का नाम क्या दोगे बालक? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे हैं। मिला दो भाई साहब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। लो मिला दिया, इसको मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। ये हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एग्जांपल आप पढ़े हो, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया।
ये क्या बनेगा बोलो, सोल्यूशन बनेगा। बट किस स्टेट में बनेगा पता है, लिक्विड स्टेट में बनेगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक, तब उस पॉइंट का नाम क्या दोगे, उस पॉइंट का नाम देंगे TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इस पॉइंट का नाम क्या दोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पे लिक्विड है जिसका टेम्परेचर TF नोट है, और इस पॉइंट पे वो बर्फ बन गया, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वो आइस बन गया। यानी कहने का मतलब है धीरे धीरे वो आइस बनना शुरू कर दिया, यही ना। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। इस पॉइंट पे जो सॉल्वेंट होगा वह सॉलिड अवस्था में हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। आप बताओ, इस टेम्परेचर को ले लिए TF नोट, तो TF नोट का टेम्परेचर लिक्विड है तो ज्यादा होगा। यहाँ पे बर्फ बन गया, इसका टेम्परेचर 0 से घटेगा तब आइस बनेगा। इन दोनों के बीच में आप चेंज ज्ञात कर लोगे, डेल्टा TF कर सकते हैं, बिल्कुल। इसका जो बच्चों ध्यान रखिएगा, उसका जो प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा, इसको बोलेंगे P नोट ए। प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा, प्योर शब्द लिखेगा तो P नोट ए। सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा सबको पता है, उसको लिखते PA। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर किस बात का है भाई साहब, चेंज ऑफ टेम्परेचर का बात कर लेते हैं। किसका, चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी डेल्टा TF बराबर बता सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई फाइनल आपका कौन है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। आप क्या लिखोगे, TF नोट माइनस TF। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कंपटीशन का बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का दे देगा, पूछ देगा फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का फाइंड करो, तो इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। इसका नाम क्या दोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, बोलिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। इसका नाम क्या दोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब हम एक्सपेरिमेंट के दौरान फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए जा रहे हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो छोटा सा प्यारा सा हेडिंग देंगे, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो लिखिए हेडिंग में 4 डाइल्यूट सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट करेंगे, हेडिंग डाल दीजिए 4 डाइल्यूट सोल्यूशन। और किसके लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। अब बताओ डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या करोगे, सर एक्सपेरिमेंट करूंगा। डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट में इधर सुन लीजिएगा क्या करेंगे, सुनिए, लिखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। लिखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। हम कह सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, मोलालिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो डेल्टा TF बराबर आ जाएगा KF इंटू M, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट के दौरान ये फॉर्मूला आएगा। तो बोले डेल्टा TF का नाम क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। कोई बच्चे KF का नाम बताओगे, KF का नाम क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या दोगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट,
बच्चों एम का नाम क्या होगा? मोलालिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोलालिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, इसको एक स्टेप आप और तोड़ सकते हो। अगर इतना लिख लिया तो एक स्टेप आप और तोड़ सकते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है लिख दीजिए, एक स्टेप और लिखिए। डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखोगे? के एफ इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला, गिवेन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों ये फॉर्मूला आ जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, इससे न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको सुविधा होगी। ओके, अब हम बात करते हैं केएफ का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ केएफ, डिप्रेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो लिखेंगे यूनिट ऑफ केएफ, केएफ का यूनिट क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल। केएफ किन बात पे डिपेंड करेगा? तो लिखेंगे केएफ डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस प्रकार के सॉल्वेंट यूज करते हैं उसके नेचर पे निर्भर करेगा। केएफ वाटर के लिए फिक्स होगा तो लिखेंगे केएफ फॉर वाटर, केएफ फॉर वाटर, वाटर के लिए जो केएफ होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये वाटर के लिए केएफ का मान फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं, आपसे बोर्ड में पूछेगा डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को परिभाषित करने के लिए 2 नंबर में कभी काल आपसे पूछ देगा डिफाइंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को परिभाषित करें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। सुनिए, ऐसे पूछ देगा आपसे अलग से क्वेश्चन, डिफाइन केएफ को परिभाषित करे। तो लिखेंगे केएफ का पूरा नाम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, परिभाषित किया जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent, 1 kg of solvent इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बोलिए क्या नाम दीजिएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड मोलालिटी बराबर क्या लिखोगे? 1 ना, तो फॉर्मूला में यूज करेंगे डेल्टा टीएफ बराबर क्या लिखोगे? केएफ इंटू एम। आप बता दो डेल्टा टीएफ में मोलालिटी का मान कितना लोगे? तो केएफ इंटू 1। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ जो होगा वह केएफ के बराबर होगा। इतना बात को एक्सप्लेनेशन करोगे, बोर्ड में आपसे 2 नंबर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछेगा डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन के बारे में। सर इसका यूज कहाँ करेंगे? दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में यूज कहाँ करेंगे? तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एप्लीकेशन के बारे में। तो लिखिए एप्लीकेशन। चलिए बच्चों देखिए एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हम यूज कहाँ करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, कार के रेडिएटर में अगर ठंडा प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे बर्फ जम जाएगा, उस बर्फ को रिमूव करने के केमिकल का यूज करेंगे। उस केमिकल का नाम होता है इथाइल ग्लाइकोल। लिखेंगे इथाइल ग्लाइकोल आर एड इन कार के रेडिएटर टू डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को वह घटा देगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इथाइल ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल आर यूज इन कार रेडिएटर टू डिक्रीज, वह घटा देगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आपको एप्लीकेशन नंबर 2 बताएंगे। जो भी ठंडे प्रदेश वाले देश होते हैं वहां पे इतना बर्फ का बारिश होता है, वहां पे रोड को साफ करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। NaCl और कैल्शियम क्लोराइड के केमिकल को यूज करके उस रोड को साफ किया जाता है। लिखेंगे क्लीनिंग द रोड आफ्टर स्नोफॉल,
बर्फ बारिश के बाद रोड को साफ करने में डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का यूज किया जाता है। तो लिख देंगे क्लीनिंग द रोड आफ्टर स्नोफॉल, क्लीनिंग द रोड आफ्टर स्नोफॉल। बर्फ बारिश के बाद मेरे प्यारे दोस्त, स्नोफॉल बर्फ बारिश के बाद रोड को साफ करने में डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का यूज किया जाता है। ये दो एप्लीकेशन आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स का, बात करते हैं क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल लेवल तक पहुंचा देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इतना भरने के बाद आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्वेंट 900 ग्राम ऑफ वाटर में फाइंड करना डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट कैसे ज्ञात करोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो दिया हुआ डाटा उसको पहले लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। गिवन मास आपको दिया हुआ, गिवन मास दिया हुआ है बच्चों 40 ग्राम, ओके। डिजोल्व करते 900 ग्राम वाटर में, यहाँ पे वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, लिखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही आसान है, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर 900 ग्राम बच्चों, ओके। फाइंड डिप्रेशर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, डेल्टा टीएफ का मान क्या होगा, डेल्टा टीएफ का जो मान आएगा बच्चों वो डेल्टा टीएफ का मान पूछ रहा क्या होगा, व्हाट। आप पढ़े हो ना, अब ये तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, डेल्टा टीएफ बराबर पढ़े थे, याद कीजिए केएफ इंटू एम, एम इज द मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। केएफ का मान वाटर के लिए आपको फिक्स था, बताए थे वाटर के लिए केएफ का मान जो होता है, वाटर के लिए केएफ का मान जो होता है वो फिक्स होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। चलिए इसका मान रखिए 1.86 मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, याद है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में। गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों गिवन मास क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। गिवन मास आपको क्वेश्चन में 40 ग्राम दिया हुआ। मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का, सभी बच्चे को ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पता है 180 ग्राम, तो लिख दीजिएगा 180 ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दिया 900 ग्राम, ग्राम को बनाएंगे केजी। मेरे प्यारे दोस्त 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये कटेगा। हाँ कोई बता सकते हो क्या हो जाएगा, और कोई कटने वाला है, हो जाएगा 1.86 इंटू 40 बट्टा में क्या हो जाएगा 18 इंटू 9, यही ना। काट दीजिए, 20 से कटेगा तो 20 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और कटेगा जी 8 से 14 15, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 से कटो, 3 6 18 और 3 दूना 6, और कटने वाला नहीं, कटने वाला गुना भाग कर दीजिए, क्या होगा बोलिए, बोलिए बच्चों क्या होगा 0.62 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बट्टा में 3 इंटू 9 तो 9 या 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 6 दूना 12, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, बट्टा में 27। मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा 12.4 डिवाइडेड बाय 27, ये आ जाएगा आपका क्या टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या पढ़े थे केल्विन, या आप इसको डेसिमल में डिवाइड कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, 12.4 डिवाइडेड बाय 27 केल्विन, 12.4 बट्टा में 27 केल्विन इधर करेक्ट आंसर होगा। डेसिमल में तोड़ दीजिए या वैसे छोड़ दीजिए फ्रैक्शन में, ओके। मेरे प्यारे दोस्त इस टाइप से आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा। एक और क्वेश्चन का हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया मस्ट बी डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। मेरे प्यारे दोस्त जो कहता है उसको डाटा को पहले लिखिए, जो कह रहा है उसके डाटा को आप पहले लिखिए। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया, तो W बराबर आपको ज्ञात करना है, डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितने दिया है बाबू, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 kg दिया हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सो दैट इट फ्रीज एट -2 डिग्री सेल्सियस पर वह फ्रीज कर जाता, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का दिया हुआ, टीएफ का मान दिया हुआ कितना -2 डिग्री सेल्सियस, वह -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर का शब्द कह दिया था टीएफ नोट, बोले थे ना प्योर के लिए टीएफ नोट का मान दिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, केएफ का मान भी आपको क्वेश्चन में दे दिया, वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो चलिए बताइए, आपको दिमाग नहीं लगेगा, ये डब्ल्यू नहीं क्या होगा, व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया गिवन मास चाहिए आपको, डब्ल्यू बराबर व्हाट, कैसे सोल्व करोगे ध्यान दीजिए। हम ये बताए थे ना डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम, याद है, पहले आप डेल्टा टीएफ ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करोगे डेल्टा टीएफ,
डेल्टा टी एफ बराबर बताए थे टी एफ नोट माइनस टी एफ, याद है फॉर्मूला? ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया 0 डिग्री माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, वहां रख दो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जगह 2। के आपका मान दिया 1.86, बच्चों यहाँ से आप मोलैलिटी ज्ञात कर लोगे मेरे प्यारे दोस्त। मोलैलिटी बराबर क्या लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय 1.86। अब आपको ज्ञात करना मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास, मोलैलिटी का फॉर्मूला रखो गिवन मास, ये W ज्ञात करना, मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या लिखेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी बराबर क्या लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय 1.86। आप बता दो क्या होगा, गिवन मास चाहिए W छोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास किसका यूरिया का, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 60 होता, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है 1 केजी दिया तो 1 रख दो मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय 1.86 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप बताओ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर W इंटू 1.86 बराबर 2 इंटू 60, बच्चों W बराबर क्या लिखोगे 120 डिवाइडेड बाय 1.86, यानी W बराबर जो हो जाएगा 120, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1.86, इतना ग्राम इधर करेक्ट आंसर। अगर आपका मन हो तो दशमलव में तोड़ दो, डेसिमल में तोड़ दो, नहीं मन हो तो ऐसे ही छोड़ दो। अगर आप तोड़ सकते हैं तो तोड़ने पर आ जाएगा 60 से ज्यादा जाएगा, कितने होगा 120 डिवाइडेड 1.86 से डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा बच्चों, बोलिए कितना 1.86 कितना आया 64.5, 64.5 ग्राम इधर करेक्ट आंसर, इतना आंसर आपसे मिल जाएगा। ठीक, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, थर्ड क्वेश्चन के बारे में, ये देखिए पहले जो सब दिया हुआ इसको डाटा को बगल में लिखिए, तो क्या सब दिया हुआ, वॉल्यूम आपको दिया हुआ, वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, देखिए वहां दिया हुआ 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सोलवेंट आपको दिया हुआ, मास ऑफ सोलवेंट बराबर कितना बच्चों 50 ग्राम दिया हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो लिख देंगे टीएफ का मान दे दिया है -34 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर का भी दे दिया, टीएफ नोट का मान दे दिया कितना 0 डिग्री सेल्सियस। केएफ का भी मान दे दिया, केएफ का मान कितना दिया मेरे प्यारे दोस्त 1.86 केल्विन केजी पर मोल। आपसे पूछ दिया बताओ डेंसिटी ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल का डेंसिटी क्या होगा D बराबर 1, ये पूछ दिया। आप तो पढ़े हो डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या पढ़े हो बोलो, डेंसिटी बराबर मास बट्टा वॉल्यूम। पहले आप मास ज्ञात कर लो, कैसा मास गिवेन मास बट्टा वॉल्यूम, आप पहले गिवेन मास ज्ञात कर लो। ये पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, क्या लिखेंगे डेल्टा टीएफ बराबर याद है क्या बताई थे केएफ इंटू एम। आप अलग से पहले डेल्टा टीएफ ज्ञात कर लो, डेल्टा टीएफ बराबर पढ़े थे टीएफ नोट माइनस टीएफ। देखिए प्योर वाटर का दिया 0 और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया -34, भाई साहब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसको यहाँ पर रख दीजिए 34 डिग्री सेल्सियस। केएफ का मान दिया 1.86, यहाँ से आप मोलैलिटी ज्ञात कर लोगे मेरे प्यारे दोस्त, बोलो मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 1.86, कोई दिक्कत। अब उसका क्या लिखेगा गिवेन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। अब बराबर क्या लिखोगे 34 बट्टा में 1.86। आप बताओ गिवेन मास ज्ञात करना है, W बराबर W ये छोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास इथाइल ग्लाइकोल का, ये नया टॉपिक आ गया इथाइल ग्लाइकोल, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इथाइल ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है ना, ऐसे इथाइल ग्लाइकोल का फॉर्मूला आता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। अगर इसका फॉर्मूला बनाइएगा तो कार्बन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 2, मास ज्ञात करोगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 62 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा 62 ग्राम, यहाँ पर रख दो 62 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया था 50 ग्राम दिया था, अगर आप ठीक से देखिए 50 ग्राम दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम को बाबू केजी बना दो, 50 बट्टा 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा बच्चों।
34 बट्टा में 1.86 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कटने वाला है कट जाएगा, ये भी कटने वाला, ये 31 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे W इंटू 1.86 बराबर 34 बट्टा में 34 इंटू 31, यही ना, ये हो जाएगा। हमको W ज्ञात करना, W बराबर क्या हो जाएगा, अगर W ज्ञात करोगे तो W बराबर हो जाएगा 34 इंटू 31 बट्टा में 1.86 भाग देने पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये भाग देने पर कितना आएगा बालक, भाग दीजिए तो 34 इंटू 31 बट्टा में 1.86 कितना आ जाएगा 56 पॉइंट कितना, नहीं ठीक से भाग दिया, बुलेट भाग दे रहे हैं, 566 हो जाएगा। क्या मिस्टेक नहीं किए हैं जी, नहीं ठीक है, बोलिए 556 56.6 इतना ग्राम आ जाएगा। उसका डेंसिटी बच्चों फाइंड कीजिएगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर पीछे पड़े थे ना, क्या पड़े थे डेंसिटी बराबर, बोलिए, देखिए यहाँ पर है डेंसिटी बराबर, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा मास, मास आप निकाल लिया, डेंसिटी बराबर एकदम सही है, हाँ 566 हो जाएगा बच्चों, 66 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 66 होगा, 566.6 ग्राम हो जाएगा। इसको भाग दे दो 566.6, अब वॉल्यूम आप निकाले थे ना 50 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम था, उसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा बुआ डेंसिटी, इसको भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए 50 से, कितना आ जाएगा, दिए, भाग दे दिए भाई, 5 से 5 कम 5, फिर 25 एक के लगेगा, पंतिया 15 बट्टा में 10 बालक हो जाएगा 11.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत, इतना आप आराम से बना लीजिएगा, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ट्राई कर लीजिएगा, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 1.20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ सेम, इक्वेशन फर्स्ट बना के इक्वेशन सेकंड बना के आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। मेरे प्यारे दोस्त आज यहीं तक, ये होमवर्क है, आप बना के आंसर बताओगे, कमेंट में बताओगे भाई साहब, ये बताइएगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक। ऑल दी बेस्ट बालक, पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।